हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक बार फिर आपके साथ सुरेश सर एमसीक्यू का नया मॉडल रंग बिरंगे रूप में होली का रंग इस प्रकार रंगों का त्यौहार माना जाता है, उसी प्रकार आज का जो एमसीक्यू मॉडल है वो आपके लिए डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर, जिसको आप कह सकते हैं कि रंगों का गुब्बारा, आपके लिए बहुत लाभदायक बोर्ड मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ ये मेरा 6th एमसीक्यू सेट होगा। इसके पहले मैंने 5 आपके लिए डाला है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको एक बार देख लेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। आइए, आज का जो मॉडल है वो है सेट 6। आज का सेट 6 है और पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। ये ओके नहीं है, ये दिस इज नॉट ओके। 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव्स एज। कैसे बिहेव करता है? आप जानते हैं जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए सिलिकॉन लिए हैं आप तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ये सभी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा। तो 0 केल्विन ताप पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल नहीं बचता है, जिसके चलते वो करंट फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए एट 0 केल्विन टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम एक कुचालक की तरह कार्य करता है। ये इसलिए उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। एज ए रेक्टिफायर इज यूज्ड। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी बदलना। ये आपका एसी है, दिस इज एसी करंट, ये एसी करंट है और इसको डीसी बदलना है। इसको डीसी बदलना है, ये दोनों डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आएगा। ये आपका एसी है और दिस इज डीसी। तो एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? विष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। एज ए रेक्टिफायर इज यूज्ड। पहला ऑप्शन है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। दूसरा है ट्रांजिस्टर। तीसरा है नैंड गेट। फोर्थ है नॉर गेट। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड जो है, इसी का हम लोग यूज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड इज यूज्ड। जेनर डायोड का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? तो जेनर डायोड का ग्राफ अगर आप देखेंगे, पीएन संधि डायोड का जेनर डायोड का जो ग्राफ आता है वो इस ढंग से आता है। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये करंट है, जिसका ग्राफ देखेंगे ये ऐसे आता है। यहाँ पे करंट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज है यहाँ पे और ये करंट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट करंट हो जाएगा तो कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, विभव नियंत्रक। इसलिए यहाँ पर दिया है जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है जनरेटर, जनरेटर करने में, वोल्टेज कंट्रोलर, वोल्टेज नियंत्रक, इसको विभव नियंत्रक भी कहते हैं, एम्पलीफायर बढ़ाने के लिए, और इसमें से कहता है इसमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें कोई नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, इसलिए इससे जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, मतलब वोल्टेज नियंत्रक, वोल्टेज कंट्रोलर, कांस्टेंट वोल्टेज को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज के जहां प्रोड्यूस करता है उसी के लिए हम लोग इसको जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। इसलिए आंसर विल बी बी। बी इसका आंसर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 पर आइए, देखिए क्या आता है।
निम्नलिखित में से कौन दाता का कार्य करता है? दाता, विच वन वर्क्स एज डोनर, डोनर मतलब देने वाला, जो देता है। तो यहाँ पे लिखा है इंडियम, ये इंडियम है, दिस इज इंडियम, बोरन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। ये इंडियम बोरन, इंडियम बोरन, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम, ये इंडियम बोरन और एल्यूमिनियम ये ट्राइवेलेंट है। इसकी संयोजकता जो है वो 3 है और आर्सेनिक का है 5, सिलिकॉन का 4 है। तो 4 में आप 5 वाले को जब मिलाएंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के चलते करंट फ्लो करेगा, इसलिए आंसर विल बी पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट आर्सेनिक, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब जो है ना आपका यूज किया जाता है डोनर के रूप में। डोनर के रूप में यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल दिया गया है आर्सेनिक, आर्सेनिक भी हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ये सब है डोनर का वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्राही का काम करता है? ग्राही मतलब एक्सेप्टर, विच वन वर्क्स एज एन एक्सेप्टर। देखिए दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, वो देता था, ये लेता है। अगर आप यहां से इसका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की आप चीजों को और बताते हैं। देखिए यूनिट 9 जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 12 के लिए, उसमें सेमीकंडक्टर पोर्शंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर में जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है एन टाइप और पी टाइप को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो एन टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता था आप जानते हैं वहां पर कि प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मिलाते हैं, पंच संयोजी तत्व को मिलाने से एन टाइप बनता था, और वो पंच संयोजी तत्व जो था पेंटावेलेंट वो ये था आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। तो उसमें एक एग्जांपल है। और अगर ट्राइवेलेंट मिला देंगे आप, तो ट्राइवेलेंट में सिलिकॉन में है 4, सिलिकॉन के पास 4 है, और मिला दे रहे हैं आप मान लीजिए इंडियम या बोरन कुछ मिला दे रहे हैं जिसके पास 3 है। यहाँ पर देखिए हम बोरन मिला देते हैं, इसके बोरन के पास 3 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर होल कंसीडर किया गया है, इसलिए वो क्या करता है पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसलिए निम्नलिखित में कौन ग्राही का कार्य करता है? विच वन वर्क्स एज एन एक्सेप्टर। तो आर्सेनिक हो गया पेंटावेलेंट, एंटीमनी हो गया पेंटावेलेंट, फास्फोरस हो गया पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट बी बोरॉन, इसलिए इसका आंसर होगा बी, बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का कण नहीं है? दो चीज ध्यान दिएगा, एक होता है परमाणु का कण और एक होता है नाभिक का कण। विच वन इज नॉट पार्टिकल्स ऑफ एटम, और वहां दिया रहेगा विच वन इज नॉट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आप जान रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घुमा रहता है, ये तीनों एक साथ मिलकर के एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाता है। इसलिए विच वन इज नॉट पार्टिकल्स ऑफ एटम, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, हाँ आप देख रहे हैं, प्रोटॉन है यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूट्रॉन है आप देख रहे हैं, अल्फा कण नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, विच वन इज नॉट पार्टिकल ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो सक्रिय पदार्थ किस विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहते हैं, मतलब विच रेडिएशन इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग किसको मानते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 से ज्यादा होता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। और उसमें जानते हैं आप कि अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इससे 3 तरह का रे हमेशा बाहर निकलता है, 3 तरह का रे हमेशा बाहर निकलता है, गामा, बीटा और अल्फा। गामा, अल्फा और बीटा, ये 3 तरह का रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमेशा बाहर निकलता है, इमिटेड। कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ किस विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है? विच रेडिएशन इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल, यहाँ देख रहे हैं अल्फा है, बीटा पार्टिकल है और गामा पार्टिकल है। एक्सरेज इज नॉट इमिटेड, एक्सरे जो है वो इमिट नहीं होता है, इसलिए आंसर विल बी डी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8, किस विकिरण के उत्सर्जन में
एंटी न्यूट्रिनो कण का उत्पादन होता है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड इन द इमिशन ऑफ विच रेडिएशन। आपको यहाँ चार्टो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस पार्टिकल के या किस रेडिएशन के इमिशन में एक नया पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस्ड होता है, एंटी न्यूट्रिनो कण का उत्पादन होता है। आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा में अल्फा और बीटा दोनों एक साथ इमिट नहीं होता है। अल्फा के साथ गामा हो सकता है, बीटा के साथ गामा हो सकता है, लेकिन अल्फा बीटा दोनों एक साथ इमिशन नहीं होता है। तो बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है, बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो वहीं पे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बीटा पार्टिकल। इस विकिरण के उत्सर्जन में एंटी न्यूट्रिनो कण का उत्पादन होता है, तो आंसर विल बी बी, बीटा पार्टिकल। तीसरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1 ग्राम के समतुल्य ऊर्जा है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। तो आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का आप यहाँ यूज करेंगे। m हो गया 1 ग्राम, मतलब 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और c हो गया आपका 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 16 आएगा, उसमें से -3 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13। ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ है 9 इंटू 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻13, इसलिए आंसर विल बी डी, 10⁻13, आंसर विल बी डी। इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 1 ग्राम, 1 इंटू 10⁻³ kg, और सी हो गया लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 9 इंटू 10⁻16, तो 16 में से 3 चला जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻13, इसलिए 9 इंटू 10⁻13 जूल, मतलब आंसर इज डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? Which one is not electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना होता है आप जानते हैं? आप जानते हैं गामा किरण, एक्स रेस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें से यहाँ 4 ऑप्शन में से 3 आपको यहाँ दिया हुआ है, गामा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, माइक्रो रेस। तो कहता है कि विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए यहाँ बीटा दिया है, अभी बीटा आपको यहाँ बताया, बीटा अल्फा बीटा गामा क्या था? रेडिएशन था, किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसलिए आंसर विल बी सी। गामा रेज है, एक्स रेज है, माइक्रो रेज है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? Which one has longest wavelength? 4 ऑप्शन में से वेवलेंथ किसका मैक्सिमम है? कौन कौन है? यहाँ देखिए आप, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स। तो आप याद करने के लिए आप उधर से आइएगा, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ऊपर से वेवलेंथ बढ़ते हुए आता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो का होगा। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, इसलिए आंसर विल बी डी। और अगर फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है विच वन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तब इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, और ये अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 12। ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखेंगे, दोनों
का डायमेंशन लिख करके दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें ए। आंसर इज ए। L-2 T2 ये आपका इसका आंसर आएगा, इसलिए आंसर विल बी ए। म्यू नॉट क्या है आप जानते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, और ये हुआ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट, और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता ये है म्यू नॉट। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों लिख देंगे आप और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ से, दोनों को सोल्व करने के बाद ये आएगा हम लोग का, इसके साथ ये आंसर हम लोग का चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांक नियतांक की बीमा, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। प्लांक्स कांस्टेंट आपको जानना पड़ेगा। प्लांक्स कांस्टेंट इज एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स कांस्टेंट जो फॉर्मूला है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट को एस से लिखते हैं, दैट इज एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन आप लिख दीजिए। एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं क्या होता है, तो mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी का हो गया T-1, ऊपर ले जाएंगे आप तो mL2T-2 + 1, कितना आएगा आपको mL2T-1, mL2T-1, ये इसका डायमेंशन होगा, दिस इज ए, mL2T-1। क्वेश्चन नंबर 14, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, उसी फॉर्मूला से निकलेगा आपको, इसी फॉर्मूला से इसका एसआई यूनिट निकल जाएगा आपको। H = E/F, ये हो गया एनर्जी का हो गया जूल, और ये पर सेकेंड, ऊपर ले जाइए, दैट इज जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। कहाँ है देखिए डी नंबर में, डी नंबर इसका आंसर हो गया, जूल इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान होगा। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट्स ऑन ए मेटालिक सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of 4 electron volt. The value of stopping potential is, stopping potential का वैल्यू क्या होगा वो आपको वहां बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम्स जो है बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप पढ़े हैं, E = W + K max, ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। और फिर आप पढ़े हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है K max = E × V0, V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए क्या कह रहा है, धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंसिडेंट होता है, मतलब ये आपको दिया हुआ है, E आपको दे दिया है वहां से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उसको मिल रहा है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये दे दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज = E × V0, ये कैंसिल हो गया, इसलिए 4V = स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होना चाहिए वो 4 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसलिए आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए, इसी फॉर्मूले पर आधारित है, दोनों ही बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से। एक प्रकाश सुग्राही धातु का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा होगी। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन आपका इसमें ये है, दिस इज योर वर्क फंक्शन, दिस इज योर वर्क फंक्शन। यहाँ पे आपको W दे दिया है, W is 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
and maximum kinetic energy emitted photoelectrons is 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन है? ये है के मैक्स, आपको दे दिया है, दैट इज 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहता है कि देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये ई विल बी व्हाट, फॉर्मूला क्या कर रहा है, W प्लस के मैक्स, मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों को सीधे आप ऐड कर दीजिए, 2.1 प्लस 0.9 दैट इज 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ऑप्शन इज 2.1 0.9 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष, इस पदार्थ के 15 वर्षों में क्षय होने वाले परमाणुओं का भाग कितना होगा? द हाफ लाइफ of a radioactive element is 5 years. In 15 years, what part of its atom will remain after decay? क्षय होने के बाद, डिके होने के बाद कितना बचेगा, कितना 15 इयर्स में, तो 15 इयर्स में कितना बचेगा? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे वहां से कि n by n नॉट इज हाफ टू द पावर n, वेयर टाइम जो था वो n इंटू कैपिटल टी, टाइम जो है वो n इंटू कैपिटल टी इज हाफ लाइफ। तो टाइम यहां दिया आपको 15 इयर्स, ये 15 इयर्स, और हाफ लाइफ दिया आपको 5 इयर्स। तो ये हो गया आपका 15 और ये n है और ये 5 है, तो n विल बी 15/5 मतलब 3, ये n का वैल्यू 3 आया। अब यहां पुट कर दीजिए आप इस फॉर्मूले में, n बाय n नॉट हाफ टू द पावर 3 दैट इज 1/8, 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 के पावर 3 8 आएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन है हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, इसलिए ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। ये आपको जो प्रॉब्लम्स हमने आपको दिया है, ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से अंत तक आप वीडियो पर बने रहेंगे और सारा चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर करेंगे, अगर कहीं हमको त्रुटि नजर आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, हम उसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।